हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनएससीपी का पेपर आ चुका है और बहुत ही बढ़िया पेपर है। जेई मेंस और एडवांस के बीच का इसका लेवल है। चलो देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस अपने पास जो यहाँ पर हैं वो किस तरीके के आए हैं। पहला जो हम यहाँ पर क्वेश्चन ले रहे हैं वो है आपका क्वेश्चन नंबर 31। 3 आइडेंटिकल लार्ज मेटल प्लेट्स आर केप्ट पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, 3 लार्ज प्लेट्स हमको यहाँ पे दे रखी हैं। ईच प्लेट कैन बी ट्रीटेड एज एन आइडियल ब्लैक बॉडी। जैसे ही हम ब्लैक बॉडी का नाम सुनते हैं हमको कहीं ना कहीं पे हिंट हो जाता है कि वो रेडिएशन चैप्टर से आया होगा। वेरी हाई थर्मल कंडक्टिविटी है। फर्स्ट और थर्ड प्लेट का हमको टेम्परेचर दे रखा है। ठीक है, देखो यहाँ पे T1 की वैल्यू दे रखी है, T3 की वैल्यू दे रखी है और जो मिडल प्लेट है T2 उसका टेम्परेचर है। ये हमको कैलकुलेट करना है इसके अंदर अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन। अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन के अंदर अगर हम देखेंगे तो वो टेम्परेचर उसका तभी कांस्टेंट रह सकता है जब जितना पावर उसने रेडिएट किया है और जितना पावर उसने एब्जॉर्ब किया है मिडल वाली प्लेट ने वो आपका बराबर हो, है ना। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि पावर जो एब्जॉर्ब्ड है और जो पावर उसका एमिटेड है। ठीक है, पावर एब्जॉर्ब कहां से होगा सर? वो जो आजू बाजू वाली हमारी टेम्परेचर T1 और T3 वाली प्लेट्स होंगी उसकी वजह से हम यहाँ पर T2 वाली जो प्लेट होगी उसको हम यहाँ पर बोलेंगे कि भाई ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करने वाला है और ये एमिट भी करेगा। ठीक है, तो यहाँ से जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो रेडिएशन इसमें एमिट किया गया है तो वो हो जाएगा आपका सिग्मा E8 T की पावर 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पास पावर का फॉर्मूला है। इसके लिए भी सिग्मा E8 T की पावर 4 वाला हो जाएगा। तो एक में हम T1 का यूज़ कर लेंगे, एक में T3 का यूज़ कर लेंगे और आप ध्यान से देखें कि इसका डबल रेडिएशन हम यहाँ पर लेंगे ना। इस फेस के ऊपर तो इधर से रेडिएशन है, इस फेस के ऊपर इधर दूसरे फेस के ऊपर रेडिएशन इधर से है, लेकिन दोनों फेस से इसका रेडिएशन बाहर की तरफ निकलेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जो पावर एमिटेड होगा वो होगा आपका सिग्मा E और 2A इंटू T2 की पावर 4, है ना। इस तरीके से रहेगा। इसके अंदर ब्लैक बॉडी है तो हम E की वैल्यू 1 ले लेंगे। पावर एब्जॉर्ब के लिए देखेंगे तो पावर एब्जॉर्ब के अंदर आपका T1 और T3 दोनों की वजह से होगा। T1 का टेम्परेचर दे रखा है हमको 3T और T3 का टेम्परेचर हमको दे रखा है 2T। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना, सिग्मा E। एक फेस A से हम बोल सकते हैं कि जो आपका T1 टेम्परेचर है उसकी वजह से आया होगा रेडिएशन, है जो इसने एब्जॉर्ब किया होगा। और दूसरे फेस में सिग्मा E इंटू फिर से एक फेस पर हम यहाँ पर बोलेंगे तो वो 2T की पावर कितना हो जाएगा, 4। 3 की पावर 4 यानी कि हम 9 इंटू 9 पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 81 हो जाएगा। यहाँ पर अपने पास देख सकते हैं तो वो हो जाएगा 16, 81 प्लस 16 97। तो यहाँ पे 97 का एक फैक्टर आने वाला है। यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 का फैक्टर है तो 97/2 जैसा यहाँ पर जाने वाला है और उसकी पावर 1/4। दिस इज द करेक्ट आंसर। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर बोल सकते हैं। सीधे सीधे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो है ये आपका फॉर्मूले पर बेस्ड रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस ए इज प्लेस्ड इन द एक्स वाई प्लेन। आपको डिस्क नजर आ रही है विद इट सेंटर एट द ओरिजिन। इसका सेंटर ओरिजिन पे लेना है। अ स्मॉल सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस बी, जिसका सेंटर हमको देखा है उसको कट कर दिया है और उसमें होल कर दिया गया है। सेंटर ऑफ मास से ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, हमको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है। तो हम ऐसे क्वेश्चन में जिसमें कट कर दिया जाता है क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बड़ी सी डिस्क थी, उसके अंदर से हम एक छोटी सी डिस्क को हटा लेंगे। तो इसके अंदर हम किस तरह से काम करते हैं, सब बड़े वाले का और छोटे वाले को अलग अलग ले लेते हैं, राइट। अगर हमको पोजीशन ऑफ सेंटर मास देखना है RCM की वैल्यू तो वो हो जाएगी आपकी M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2। लेकिन यहाँ पर क्योंकि रिमूव किया जा रहा है एक मास को तो हम यहाँ पर जो M2 की वैल्यू लिखेंगे वो नेगेटिव पार्ट में लिख लेंगे, यहाँ पर जो M2 की वैल्यू लिखेंगे वो नेगेटिव पार्ट में लिख लेंगे। एंड R1 एंड R2 विल बी द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि x एक्सिस के हिसाब से हो रहा है तो ये यहाँ पर x1 और x2 के टर्म्स में हम यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। तो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम आते हैं तो देखिएगा कि जो आपकी बड़ी डिस्क है उसका जो R1 का वैल्यू है या X1 का वैल्यू है अपन यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, वो तो 0 कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा। और इसका जो मास है उसको अपन M1 ले लेते हैं। क्योंकि ये डिस्क है तो हम इसके अंदर सिग्मा सरफेस मास डेंसिटी के हिसाब से बात कर लेते हैं। तो सिग्मा को अगर इसके हम एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो पाई इंटू इसकी जो यहाँ पर रेडियस हमको दे रखी है, बड़ी रेडियस वो a के बराबर दे रखी है, राइट। तो यहाँ पर हम पाई a² लिख देंगे। गॉट इट।
जो आपकी छोटी वाली डिस्क है, उस छोटी वाली डिस्क का जो यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेट है वो यहाँ से ओरिजिन से c दूरी पर था, तो हम बोल सकते हैं कि भाई r2 की वैल्यू c हो जाएगी। इसका खुद का रेडियस b था, तो इसका जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू पाई बी स्क्वायर। लेकिन जैसे कि आपको पहले ही बता दिया गया है कि हमको m2 को नेगेटिव फॉर्मेट में लिखना है, बिकॉज हमको उसको रिमूव करना है। नाउ अब वही फॉर्मूला हमारे पास जो है m1 r1 वाला, उसके अंदर हम m1 की वैल्यू डालेंगे, लेकिन r1 से जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। सर m2 की वैल्यू में माइनस सिग्मा पाई इंटू बी स्क्वायर इस तरह से आएगा, उसको इसी के कोऑर्डिनेट c से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे m2 r2 के हिसाब से, और नीचे की तरफ इन दोनों मासेस का हम ऐड करेंगे तो वो सिग्मा पाई इंटू ए स्क्वायर प्लस करेंगे, लेकिन माइनस के फैक्टर होगा तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे रहने वाला है। और इसका जो कोऑर्डिनेट निकल कर आएगा वो सिग्मा और पाई को अगर हम यहाँ पे कॉमन लेकर काट दें तो यहाँ पर आएगा आपका बी स्क्वायर इंटू सी, और नीचे की तरफ आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑफ नेगेटिव कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्या हमारे पास ये कोई ऑप्शन में अवेलेबल है, क्या देखते हैं। यस, देयर इज ए वन ऑप्शन जिसके अंदर हमको एक्स कोऑर्डिनेट मिल चुका है, तो ये भी एक इजी क्वेश्चन माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये कहां से आया है। 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस। ओके, तो यहीं पर ही हमको हिंट लग जाता है ये केटीजी थर्मोडायनेमिक्स की तरफ से आया होगा। कंटेंट इन द सिलेंडर फिटेड विद अ मूवेबल पिस्टन, यहाँ पर हम गैस है, इधर की तरफ पिस्टन है, ये मूवेबल है। ओरिजिनली एट P1 V1 और T1। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 है। T1 को ध्यान से देखिएगा कि ये डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, तो हम इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा आपका 300 केल्विन के बराबर। द गैस इज स्लोली हीटेड इनिशियली 8.31 वॉट आवर ऑफ एनर्जी। वॉट आवर को हम जूल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो एनर्जी दी गई है, या फिर जिसको हम क्यू वैल्यू बोल देते हैं, जो हीट सप्लाई की गई है वो कितनी है आपकी 8.31 इंटू वॉट आवर। आवर को कन्वर्ट कर लेते हैं अपन सेकेंड्स के अंदर, तो इतना आपको जूल यहाँ पर एनर्जी दिया गया है। एट द सेम टाइम इट इज अलाउड टू एक्सपेंड एट द कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो जो प्रोसेस का नाम है वो क्या हो गया, जो प्रोसेस का नाम हो गया वो हो गया आइसोबैरिक। ठीक है, जैसे ही हमारे दिमाग में आइसोबैरिक आता है हमको पता है कि भाई प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, वर्क डन वगैरह कुछ भी निकाल सकते हैं। नई स्टेट जो हो जाती है वो कितनी हो जाती है, P1 और V2 और T2। ठीक है, प्रेशर सेम रहता है। करेक्ट ऑप्शन इज, यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हमको यहाँ पर देखना है क्या क्या चाहिए। इनको फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू चाहिए, इनको वर्क डन बाय द गैस चाहिए, इनको यहाँ पर इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इंक्रीज, ये सब चाहिए। तो बताओ कि वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है आइसोबैरिक के अंदर वो क्या होता है। सर वो होता है आपका NR डेल्टा T के बराबर, राइट। और अगर हमको यहाँ पर आपकी इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करनी होगी तो वो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, सर वो F/2 NR डेल्टा T होता है, राइट। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर R के टर्म्स में ही हमसे आंसर भी पूछा गया है, और ये जो है F की वैल्यू यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 NR डेल्टा T के बराबर, राइट। और हमको हीट सप्लाई भी दे रखी है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम यहाँ पर देख पाएंगे कि Q इज इक्वल्स टू वर्क डन प्लस डेल्टा U यहाँ पर होने वाला है, जिसमें Q की वैल्यू हमको पता है। इसके अंदर हमको ये पता लग गया है कि इसको NR डेल्टा T लिखना है। हमको ये भी पता लग गया है कि ये जो डेल्टा U है इसकी वैल्यू कितनी है, अपन को 3/2 NR डेल्टा T लिखनी है। और यहाँ पर था अपने पास 8.31 इंटू 3600 के बराबर। ठीक है, हमको क्या नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, क्या, यस नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, 1 मोल हमको दिया हुआ है, राइट। तो n की वैल्यू 1 डाल देंगे, r के टर्म्स में हम यहाँ पर इसको लिखेंगे, तो ये 5/2 इंटू r इंटू डेल्टा टी, इससे हमको डेल्टा टी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, और यहाँ से जो आपके डेल्टा टी की वैल्यू आती है वो डेल्टा टी की वैल्यू आती है 1435 के आसपास। ठीक है, 1435 या फिर 1440 जैसा हम यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, इसके बीच का आंसर आता है। और ये बताइए कि टी इनिशियल टेम्परेचर कितना है। टी इनिशियल टेम्परेचर है अपने पास 300 केल्विन। तो बताओ टी फाइनल टेम्परेचर कितना हुआ। सर इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं, तो 1740 केल्विन है ना, ध्यान रखना है 1740 केल्विन है। क्या हमारे पास कोई ऑप्शन मौजूद है, क्या हमारे पास वैल्यू ऑफ द T2 इज 1740 है। हाँ, लेकिन ध्यान से देखिए ये डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, यानी कि ये हमको टिक नहीं करना। फिर आप यहाँ पर बड़ी आसानी से वर्क डन निकाल लेंगे। ठीक है, तो वर्क डन भी आपका ऑप्शन मैच नहीं करता है,
ये आप खुद चेक करिएगा, सी भी ऑप्शन मैच नहीं करता है। लेकिन हमको V2 और V1 का जब हम रेशो निकालेंगे तो क्या वो टेम्परेचर के रेशो का ही होगा? बिल्कुल, क्योंकि हमको पता है कि PV इज इक्वल्स टू nRT के पॉइंट ऑफ व्यू से V विल बी प्रोपोर्शनल टू T। तो जब आप यहाँ पर T2/T1 करते हैं तो उसकी वैल्यू 5.8 के आसपास ही आती है, इसलिए हम वॉल्यूम का रेशो भी 5.8 ही देते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया है ना। ठीक है, ये थोड़ा सा हम बोल सकते हैं थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, लेकिन ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से आए देखते हैं जरा। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हमको दे रखा है जिसकी रेडियस आर दे रखी है विद इट्स सेंटर एट ए, यहाँ पर ए मार्क्ड है, हैज ए स्फेरिकल कैविटी ऑफ द डायमीटर आर विद द सेंटर एट बी एज शोन। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह का एक स्फेरिकल कैविटी है और उसका जो सेंटर है वो हमको यहाँ पर बी दिया हुआ है। देयर इज नो चार्ज इन द कैविटी, कैविटी के अंदर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है। सॉलिड पार्ट यहाँ पर यूनिफॉर्म है और उसके अंदर जो यूनिफॉर्म डेंसिटी है उसकी वो क्या दे रखी है हमको, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो के बराबर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं पर हमको समझ में आ चुका है कि हमको बस फॉर्मूला वाइज यहाँ पर काम करना होगा और कहाँ पर निकालना है, सेंटर ए के ऊपर। तो यहाँ पर फिर से वैसी ही चीज़ें हम यहाँ पर देख पाएंगे कि सर एक बड़े स्फीयर की वजह से उसके सेंटर पे पोटेंशियल लिख दिया जाएगा और जो छोटा स्फीयर होगा जिसको हमने रिमूव किया होगा उसके भी इस पेरीफेरी वाले पॉइंट पे है ना। देखो यहाँ पर अगर हम इसको बनाएंगे तो ए पॉइंट विल बी एट दी पेरीफेरी ऑफ दिस स्मॉल स्फीयर। ठीक है, इसके पास कोई चार्ज होगा, यस सर, इसके पास कोई Q1 चार्ज होगा, इसके पास कोई चार्ज होगा, यस सर। इन दोनों का पोटेंशियल लिखकर माइनस कर देंगे क्योंकि वी हैव रिमूव्ड द कैविटी, है ना। तो यहाँ का जो सेंटर का पोटेंशियल आता है वो कितना आता है सर, वो 3K⁴/2R के बराबर आता है। इसमें मैं Q1 चार्ज डाल दूंगा और इसका जो खुद का रेडियस है वो बड़ा रेडियस हमको दे रखा है कितना, स्फेरिकल कैविटी ऑफ द डायमीटर R विद दिस। ठीक है, तो इसका डायमीटर R है, इसका खुद का रेडियस कितना दे रखे हैं R बड़े वाले का। ठीक, और इधर की तरफ जो आपका पोटेंशियल होगा उसके सरफेस का पोटेंशियल कितना होता है बताओ, K/Q2 अपॉन उसका रेडियस। अब उसका रेडियस कितना है सर, वो R नहीं बल्कि R/2 है और इन दोनों पोटेंशियल को हम क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, इसमें K की वैल्यू को 1/4πε डालेंगे। सर Q1 कैसे लिखा जाएगा, तो देखो बेटा Q1 की वैल्यू हम डाल सकते हैं कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी उसको 4/3πr³ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। जो आपका Q2 है उसके लिए अगर हम बात करें तो उसकी वैल्यू हो जाएगी रो इंटू 4/3 और पाई इंटू R/2 का क्यूब। बड़ी आसानी से इसको हम यहाँ पर जब कैलकुलेट करेंगे इट विल बी वेरी वेरी इजी कैलकुलेशन एंड यू विल गेट अ कांस्टेंट 5 ओवर हियर। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ से आया है। कहीं ना कहीं पर इसकी शक्ल देखकर ही पता लग जाता है, ये तो हमारे लॉजिक गेट का क्वेश्चन लग रहा है, राइट। द फिगर बिलो डिपिक्ट्स द वोल्टेज वेव फॉर्म्स ऑफ द बाइनरी इनपुट सिग्नल एंड A and B एंड द आउटपुट सिग्नल C। तो हमने इनपुट सिग्नल 2 दिए हैं और हमको यहाँ पर आउटपुट सिग्नल मिला है। तो सर्टेन लॉजिक गेट ये चीज़ बताता है, तो ये कौन सा होगा, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि सर 0 0 का आंसर 0 आना है। ट्रुथ टेबल हम बना लेंगे। सर 1 1 का आंसर आपका 1 आ रहा है, 1 और 1 का आंसर फिर से 1 आ रहा है। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी एक 0 होता है, जैसे ये 0 है ये 1 है, तो आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक 0 होता है तो आंसर 0 आ रहा है, इन दोनों में से कोई भी एक 0 है तो आंसर 0 आ रहा है, राइट। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये कब होता है सर, ये एंड गेट में होता है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि A और B को मल्टीप्लाई किया गया है। अगर दोनों के दोनों 1 होंगे तो ही आंसर 1 आएगा। इधर भी आप देख सकते हैं, इधर की तरफ 1 है, इधर भी 1 है, तो यहाँ पर भी आंसर ये थोड़ा सा शिफ्टेड है, इधर भी आंसर 1 होगा। सो एंड गेट विल बी द राइट आंसर, है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पर आ गए हैं। 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस हमको दे रखे हैं यहाँ पर, और एक है +Q वो है ओरिजिन पर, और जो एक -2Q है वो है आपके 6,0 पर। 6,0 कहाँ पर हो गया सर, ये तो x एक्सिस पर हो गया, है ना। तो 0,0 पर यहाँ पर +Q चार्ज लगा देते हैं, यहाँ पर जो है 6,0 पर -2Q चार्ज लगा देते हैं, प्लेस्ड ऑन दी x एक्सिस। द लोकस ऑफ द पॉइंट P इन दी XY प्लेन। आपको एक ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करना है जो कि इसी के ही प्लेन में हो और उसका जो पोटेंशियल है वो वैनिश हो जाए। पोटेंशियल वैनिश मतलब कि पोटेंशियल 0 करना है। तो हम यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं XY प्लेन के अंदर,
जो कि हम x, y उसको बोल सकते हैं। इसका लोकस हमको निकालना है कि यहाँ पर पोटेंशियल 0 हो जाए। क्या यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी, √(x² + y²। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी सर, ये भी मिल जाएगी, x - x का होल स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला प्लस y² का अंडर रूट। तो यहाँ पर आपका ये r1, ये r2, इसकी वजह से पोटेंशियल कितना सर k3/r1, इसकी वजह से पोटेंशियल कितना सर k × -2q/r2, और इसकी वैल्यू को मिलाकर क्या कर देंगे हम 0। ठीक है, r1 को क्या पुट करने वाले हैं सर? r1 को पुट करेंगे (x² + y²). r2 को पुट क्या करने वाले हैं? हम पुट करने वाले हैं x - x का होल स्क्वायर प्लस y²। तो यहाँ पर बड़ी ही इजीली हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सर x और y में रिलेशन आ गया। अब हमको बस ये देखना है कि ये लोकस आपका कोई स्ट्रेट लाइन आ रहा है, या फिर कोई पॉइंट ही है, या फिर कोई सर्कल है, या फिर कोई एलिप्स है। ठीक है, तो अब हम ये इसको सॉल्व करते हैं। इधर की तरफ है आपके पास KQ, नीचे की तरफ है (x² + y²। इधर की तरफ आपका माइनस k × 2q आ रहा था, उसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं RHS के अंदर, तो वो हो जाएगा k × 2q (x - x का होल स्क्वायर प्लस y²। दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं। ये KQ वाले टर्म हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा (x² + y²। यहाँ पर इधर की तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा (x² - 12x + 36 + y², है ना। इसको उठा के हम उधर ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4x² में से x² गया तो कितना हो गया? 3x² हो गया, राइट। और y² की वैल्यू भी उधर की तरफ ले जाते हैं तो ये यहाँ पर 3y² हो गया। इधर की तरफ 12x को प्लस 12x उधर बना देते हैं, 36 जो है हम उधर उठा के ले जा सकते हैं = 0। अब ये इक्वेशन हमको देखनी है कि ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है। तो पहले तो हम देख रहे हैं कि 3 का फैक्टर हर जगह से रिमूव करके इसको रिड्यूस कर सकते हैं x² + y² प्लस, यहाँ पर हम बोल सकते हैं 3 का फैक्टर रिड्यूस करेंगे तो 4x + 12 = 0। ठीक है, इसके अंदर माइनस आना चाहिए। यहाँ पर 36 है ना, उधर उठा के जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर भी माइनस आएगा, जिसको उठा के उधर ले जाने पर वो 12 हो जाएगा। आप देख सकते हो कि x² और 4x के साथ में हम किसी चीज़ को क्लब कर सकते हैं। 4 को क्लब किया जा सकता है ना, x² + 4x प्लस हम यहाँ पे बोल सकते हैं 4 को क्लब किया जा सकता है प्लस y²। और अगर हम +4 को क्लब कर रहे हैं तो हम यहाँ पर -4 भी करेंगे, फिर -12 = 0 या -16 उठा के इधर ले जाएंगे। तो बताओ ये क्या हो गया सर? ये हो गया आपका x + 2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया सर? ये y²। और इधर की तरफ आएगा अपने पास 16, और 16 को भी लिख सकते हैं हम 4 का स्क्वायर। तो क्या ये एक सर्कल है? यस सर, ये एक सर्कल है। -2, 0 उसका हमको सेंटर का कोऑर्डिनेट नज़र आ रहा है, और उसका रेडियस जो है वो 4 नज़र आ रहा है। क्या हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। अब देखिए, अ सर्कल विद द सेंटर -2, 0 एंड रेडियस = 4, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पर इन द सर्किट शोन द जेनर डायोड। तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, जेनर डायोड से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, उसकी सर्किट प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है। आइडियल 1 है, उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 5 वोल्ट के बराबर दे रखा है। द वैल्यूज ऑफ द रेजिस्टेंसेस हमको दे रखे हैं, ये है 10 किलो ओम और ये है 1 किलो ओम। तो ये RL यहाँ पर जो है ये है आपका 1 किलो ओम के बराबर। ये जो आपका RS है ये है आपका 10 किलो ओम के बराबर। यहाँ पर हमको जेनर डायोड इधर की तरफ दे रखा है, दिस इज द जेनर डायोड। और यहाँ पर हमको 11 वोल्ट की बैटरी दे रखी है। द करंट थ्रू द रेजिस्टेंसेस हमको बताने हैं रेजिस्टेंस के अंदर क्या क्या करंट यहाँ पर जाने वाले हैं। तो देखिए, जेनर डायोड को हमको अधिकतर जो होते हैं वो रिवर्स बायस कंडीशन में ही यूज़ करते हैं। क्या यहाँ पर भी रिवर्स बायस कंडीशन में है? हाँ, हम देख सकते हैं कि P और N पार्ट होता है, N को पॉजिटिव से, P को नेगेटिव से, यानी कि लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड ऐसा मानते हैं। तो ये रिवर्स बायस है। अब रिवर्स बायस के अंदर इसका ब्रेकडाउन हुआ है या नहीं हुआ है, तो सर इसके अक्रॉस आपको क्या है 5 वोल्ट क्रॉस करना ज़रूरी है। क्या ये 5 वोल्ट क्रॉस करता है या नहीं करता, ये पहले चेक करना होगा। तो हमको पता है कि ये है आपका 11 वोल्ट। इधर की तरफ यहाँ पर आपका इधर की तरफ बोला जा सकता है कि ये टोटल सर्किट जो हुआ है, ये सर्किट आपका है 11 किलो ओम के बराबर। ठीक है, तो करंट कितना होगा सर? करंट हो जाएगा आपका 11 वोल्ट अपॉन 11 किलो ओम के बराबर। ये हम चेक कर रहे हैं।
सर आप इसमें ये चेक कर रहे हो कि जेनर डायोड के अंदर अगर रिवर्स बायस में कंडीशन में ब्रेकडाउन नहीं हुआ है तो ऑलमोस्ट नील करंट जाएगा, राइट। इसीलिए हम यहाँ पर इसको एक बार ये चेक कर रहे हैं कि अगर इधर की तरफ ये जा रहा होगा तो वहाँ पर कितना पोटेंशियल आ रहा होगा। इस आई को जब हम 1 किलो ओम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अक्रॉस केवल 1 वोल्ट आएगा। क्या ये 1 वोल्ट के अंदर ये इधर की तरफ ब्रेकडाउन हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, है ना, ये ब्रेकडाउन नहीं होने वाला। यानी कि हमने जो अज्यूम किया है कि रिवर्स बायस में है और ये कंडक्ट नहीं करने वाला है और केवल इस सर्किट के अंदर इस तरह से करंट फ्लो होता रहेगा और वो किसके बराबर होता रहेगा? 11 से 11 कैंसिल कर देंगे और ये 1 मिली एम्पियर करंट जाने वाला है दोनों में, क्योंकि दोनों के दोनों सीरीज बन जाएंगे, इसके अंदर कुछ नहीं जाएगा। इसलिए बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर हमको देखने को मिला है। ठीक है, आपको भी ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड वी हैव क्वेश्चन नंबर 38। ये क्वेश्चन मुझे फिर भी एक इनोवेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चन लगा है। देखते हैं कि आपको पहली बार में समझ में आता है कि नहीं, है ना। चलो, इन एन एसिलेटर द इलेक्ट्रॉन्स आर एसिलेटेड अप टू एन एनर्जी 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन है, उसको अपने पोटेंशियल डिफरेंस से एसिलेट किया होगा। द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट इमर्ज कंटिन्यूसली फ्रॉम द एसिलेटर, वो कंटिन्यूसली नहीं आ रहे हैं, ऐसा कोई सिस्टम बनाया है। दे कम इन पल्सेस, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन गन टाइप बनाने की कोशिश है कि भाई फायर किया, फिर गैप आया, फिर वापस से फायर किया, है ना, पल्स के रूप में आया है और वो है आपके 5 मिली सेकेंड्स का। ठीक है, यहाँ पर एक ग्राफ भी बनाया है इन्होंने कि 5 मिली सेकेंड का उसमें पल्स का अंतर है। देखिए ये पल्स इस तरह से शो कर रखी है, उसके अंदर आपका इवन करंट मेंशन्ड है। अभी पूरा पढ़ते हैं इसको। ईच पल्स हैज़ अ मच शॉर्टर 200 नैनो सेकेंड, है ना। वो जो आपकी पल्स जनरेट हुई है वो कितने टाइम तक के लिए हुई? गैप तो जो है वो कितना है? 5 मिली सेकेंड का है ना। और जो पल्स का खुद का निकलने का टाइम, ऐसा मान सकते हैं एक सिस्टम बना रखा है, एक मशीन हमने बना रखी है जिससे इलेक्ट्रॉन जो आपके निकलते हैं उसके बीच में टाइम हम बोल सकते हैं कि इंटरवल जो है वो 200 नैनो सेकेंड है। टाइम इंटरवल बोलेंगे तो ये है ना, दो पल्स के बीच का जो टाइम डिफरेंस आएगा, टाइम इंटरवल का डिफरेंस, वो 5 मिली सेकेंड है। लेकिन उसका जो पूरा समय है, जो रेंज है, जिस समय के लिए आपके इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे उस पल्स के अंदर, वो है 200 नैनो सेकेंड्स के बराबर। इलेक्ट्रॉन करंट कैरिंग द पल्स इज 100 मिली एम्पियर while the current is 0 between the two successive pulses। बीच में कोई करंट नहीं है, यहीं पर ही हम करंट मानेंगे। ऑब्वियसली जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तब हम उसको बोलेंगे कि चार्ज इज फ्लोइंग, एंड इफ चार्ज इज फ्लोइंग देन दैट इज करंट। यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं करवा रहे हैं तो फिर वो करंट भी 0 माना जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या पूछा है। एवरेज करंट के बारे में हमसे पूछा है, पीक वैल्यू ऑफ द पावर डिलीवर्ड के बारे में पूछा है, एवरेज पावर डिलीवर्ड के बारे में पूछा है और फिर से एवरेज पावर डिलीवर्ड के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो आप बताइए कि करंट कैसे निकालेंगे, एवरेज करंट कैसे निकालेंगे? सर हमको चार्ज निकालना पड़ेगा और हमको उसमें टाइम इंटरवल से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो हम आई की वैल्यू Q अपॉन डेल्टा टी ऐसा लिखते हैं ना, तो इस तरीके से हमको एवरेज करंट के बारे में पता चलेगा। चार्ज की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? सर चार्ज की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, आप देखिए इधर कि ये जो आपको करंट दे रखा है उस पल्स के अंदर वो 100 मिली एम्पियर, वो खुद भी चार्ज पर यूनिट टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा और वो टाइम की वैल्यू भी हमको दे रखी है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो दैट ग्राफ का एरिया ही है ना, यहाँ पर टी वर्सेस हम बोल सकते हैं कि आई टी ग्राफ यहाँ पर दे रखा है जैसे इसमें, तो अगर उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसके अंदर जो अभी आपके इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होगा उसकी वैल्यू हमको मिल जाने वाली है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 100 मिली एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय 200 नैनो सेकेंड। कितना हो गया? सर ये हो जाएगा आपका 10 की पावर -1, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 10 की पावर -7, यानी कि ये हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -8। दिस इज योर चार्ज, राइट। अगर एक बड़ी टाइम इंटरवल के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो वो कितना है अपने पास? 5 मिली सेकेंड। और अगर मेरे को आई एवरेज निकालना है तो ये जो चार्ज है, अगला चार्ज कब जा रहा है उसका टाइम इंटरवल अपन को यहाँ पर लेना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द एवरेज। तो 2 इंटू 10 टू द पावर -8 यहाँ पर था और उसको हम डिवाइड करते हैं 5 मिली सेकेंड, यानी कि 5 इंटू 10 टू द पावर -3 से, तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर -5 और इधर की तरफ 2/5 को 0.4 लिख देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, कितना आएगा? 4 माइक्रो एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। इन्होंने ऑप्शन में क्या दिया है? 4 मिली एम्पियर, इसलिए हम इसको टिक नहीं करेंगे।
फिर उसके बाद हमारे पास पीक वैल्यू ऑफ द पावर डिलीवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन बीम कितना होगा, या एवरेज पावर डिलीवर्ड कितना होगा। तो हम जब यहाँ पर एवरेज की बात कर रहे थे तो एक बार फिर से एवरेज के लिए कैलकुलेट करते हैं, फिर हम पीक वैल्यू के बारे में बात करते हैं। तो हमको ये पता चल गया था कि जो आपके चार्ज की वैल्यू है वो कितनी आई थी, 2 × 10⁻⁸ के बराबर, ठीक है। ये आपके कूलम के अंदर चार्ज। क्या मैं इसको n × e लिख सकता हूँ, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने उसमें जा रहे हैं, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमको पता है कि सर वो 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। एनर्जी ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन हमको क्वेश्चन में मेंशन है और वो कितनी दे रखी थी, 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो बताओ कि सर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर मौजूद होंगे, ये तो निकालना पड़ेगा। हाँ, तो बेटा वो निकल जाएगा। n × e की वैल्यू हम बोल सकते हैं कि 1.6 × 10⁻⁹ है और वो 2 × 10⁻⁸, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितनी होगी, 2 × 10⁻⁸ अपॉन e के बराबर, ठीक है। हर एक इलेक्ट्रॉन के पास 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो टोटल उसके पास कितनी एनर्जी, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं पर क्या पता करना है कि सर वो एनर्जी पर यूनिट टाइम इज द पावर, है ना। एनर्जी पर यूनिट टाइम इज द पावर। तो एक बार कितनी एनर्जी वहां से इलेक्ट्रॉनों के रूप में आ रही है, इलेक्ट्रॉन कैरी करके आ रहे हैं, 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एनर्जी इन दी पल्स हमको मिल जाएगी, ठीक है। विद इन द पल्स जो भी हमको एनर्जी है उसके बारे में पता चलेगा और वो कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁸ अपॉन e इंटू 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर हम 50 × 10⁻6 लिख देते हैं, 50 × 10⁻6 लिख देते हैं। जस्ट अ मिनट, इधर लिख देते हैं ना, यहाँ पर 2 × 10⁻⁸ अपॉन e इंटू 50 × 10⁻6, और वो जो इलेक्ट्रॉन वाला जो e वाला पार्ट है वो e वाला पार्ट हम यहाँ पर कैंसिल आउट कर देते हैं। तो कितना हो गया सर, 5 इसके हो गया आपका 100, राइट। 10⁻6 में मल्टीप्लाई करके 10⁻⁸ से मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आ गया, 1 जूल। क्योंकि सारी हम ऐसा यूनिट को फॉलो कर रहे हैं, हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो ई वाला फैक्टर है वो भी कैंसिल कर दिया, तो सब कुछ ऐसा यूनिट में हो रहा है। तो ये आ गई है अपने पास एनर्जी, ठीक है। ये आ गई है अपने पास एनर्जी, उस पल्स के अंदर जो एनर्जी है, ठीक है। एक बार फिर से हम डायग्राम को देखते हैं और इसके अंदर जो आपकी एनर्जीज मौजूद हैं ये हमको पता चल चुका है। अब हमको क्या क्या बोल रखे हैं, पीक वैल्यू ऑफ द पावर। तो इसी इंस्टेंट पर ही जहां पर वो आपकी पल्स गई होगी वही आपकी पीक पावर दे सकती है। तो यहाँ पर जो आपके पास एनर्जी है उस एनर्जी को पर यूनिट टाइम यानी कि 200 नैनोसेकंड से डिवाइड करने पर यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पर पावर, राइट। अगर एवरेज पावर निकालनी है तो सर फिर से वही एक बिगर टाइम इंटरवल से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो एनर्जी को जब हम 5 मिली सेकेंड से यानी कि 1 जूल को जब हम 5 मिली सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर की तरफ 1000, 1000/5 इज 200 एंड दैट इज योर आंसर, ठीक है। सी आंसर यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर हमारे सामने है। 2 infinitely long straight parallel wires perpendicular to the plane of the paper are 5 मीटर अपार्ट। इस तरीके से 2 वायर्स दे रखे हैं। देखो यहाँ पे डॉट दिखा रखा है, यहाँ पे क्रॉस दिखा रखा है। करंट इसमें फ्लो होगा। लॉन्ग वायर्स ये दे रखे हैं। पीक करंट उसके अंदर जो है वो आई दे रखा है और क्यू में भी जो करंट है वो भी आई दे रखा है। क्यू में इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर दिया है, पी के अंदर पेपर ऑफ द प्लेन के आउट ऑफ पार्ट में दिया है। मैग्नेटिक फील्ड बी एट दी ओ, इस ओ पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और ये एक्स वाई एक्सिस कैसे हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस एज परपेंडिकुलर एंड पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है। ये जो पी और क्यू है ये तो जेड में है, ठीक है। एक्स एक्सिस ऑब्वियसली आपके इन दोनों लाइन के क्या दिखाई दे रही है, परपेंडिकुलर, और वाई एक्सिस क्या पी क्यू लाइन के पैरेलल दिखाई दे रही है। हाँ, ओरिजिन जो होगा वो भी प्लेन ऑफ द पेपर में होगा। पी और क्यू के जो पॉइंट्स हमको दे रखे हैं वो भी प्लेन ऑफ द पेपर में है। यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने ट्राइंगल बनाया थोड़ा सा इंक्लाइन लग रहा है, लेकिन ये होगा आपका 90 डिग्री, क्योंकि वो पाइथागोरस ट्रिपलेट बन गए हैं। 3 है, 4 है और ये 5 है, तो 5 विल बी द हाइपोटेनस। एंगल्स भी मिल जाएंगे। दिस एंगल विल बी, अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं तो इसके अंदर बोल सकते हैं tan थीटा की वैल्यू 3/4 जैसा, तो ये हो जाएगा अपने पास 37 डिग्री के बराबर। तो ये जो सामने वाला ये वाला एंगल होगा इसको हम बोल देते हैं कितना, 4/3 के हिसाब से 53 डिग्री, है ना। ये सबको ही पता होता है कि सर tan 37 डिग्री इज
3/4 और 1053 डिग्री इज 4/3। चलो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ सर। लॉन्ग वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है वो कितना होता है, μ0I/2πr के बराबर, जिसमें हमको r की वैल्यू मेंशन्ड है। इस वाले वायर से कितना है 4 और इस वाले वायर से कितना है 3। ठीक है, तो मैं एक नया डायग्राम आपके लिए यहां पर बनाता हूं। देखिए भाई, यहां पर है आपका P पॉइंट जिसके अंदर आपका करंट बाहर की तरफ है। यहां पर है आपके पास Q पॉइंट जिसके अंदर करंट अंदर की तरफ है, दोनों करंट I है। और यहां से ठीक है इस तरीके से ये वाली दूरी कितनी दे रखी है सर 4 और ये वाली दूरी कितनी दे रखी है 3। ये आपका 90 डिग्री। अब हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के हिसाब से जोड़ेंगे, क्योंकि इसकी वजह से भी एक बी वेक्टर होगा, उसको B1 वेक्टर बोल देंगे। इसकी वजह से भी कोई बी वेक्टर होगा, उसको B2 वेक्टर बोल देंगे। तो बताइए कि I या DL क्रॉस R क्या वो इसी डायरेक्शन में जाने वाला है? क्या वो इसी डायरेक्शन में जाने वाला है, इसके अलोंग जाने वाला है यहाँ पर? यस, क्योंकि ये R की क्या होता है परपेंडिकुलर। DL क्रॉस R बायो सेवर्ट लॉ से हम यहाँ पर डायरेक्शन देख रहे हैं। तो इसकी वजह से जो B1 वाला मैग्नेटिक फील्ड वो इधर आने वाला है और इसकी वजह से किधर आएगा सर, ये अंदर की तरफ करंट जा रहा है ना, अंदर की तरफ करंट जाएगा तो I क्रॉस R इस वाली लाइन के अलोंग आएगा ना, 4 वाली लाइन के अलोंग, उसको हम लिख देंगे कितना B2, राइट। चलिए अब ये B1 की वैल्यू कितनी होगी इसकी वजह से सर, वो हो जाएगी आपकी μ0I/2π × 4, राइट। और इसकी वजह से कितनी हो जाने वाली है, ये हो जाएगी आपकी μ0I/2π × 3। बड़ी आसानी से आप x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग इनके कंपोनेंट कर सकते हैं और इनको जोड़ सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे जोड़ोगे तो आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। ठीक है सर, एंगल वेंगल पता है क्या? बिल्कुल एंगल पता है, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, क्योंकि हमको ये पता लग गया था कि ये वाला जो एंगल है वो कितना है 37 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी 37 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना सर, ये 53 डिग्री हो गया, क्योंकि ये 90 है तो ये कितना सर 37 डिग्री हो गया, राइट। तो आप बड़ी आसानी से B2 का कॉस B1 का कॉस जे कैप में जोड़ लेंगे और B1 का साइन 53 डिग्री और B2 का साइन 37 डिग्री हम एक्स एक्सिस के अंदर जोड़ लेंगे, राइट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा दम नहीं था पिछले वाले क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन देखिए, अपन एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं और वो है चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ अ थिन नॉन कंडक्टिंग एनुलर डिस्क। एनुलर डिस्क क्या होती है? एनुलर डिस्क होती है इसके अंदर इनर रेडियस भी होती है और आउटर रेडियस भी होती है। देखिए भाई है ना, उसके पास इनर रेडियस है कितना R1 और उसके पास आउटर रेडियस है कितना R2। द डिस्क इज मेड टू रोटेट विद द कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी f। ठीक है, देखो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं बोला है, तो अगर ये कि कभी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते तो ओमेगा की वैल्यू 2πf होती है, तो हमको वहां पर इसको ओमेगा जहां पर भी लिखेंगे उधर की तरफ हम 2πf से रिप्लेस करेंगे। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दी, बताइए एक्सिस कहां से पास कर रही है सर? सेंटर से पास कर रही है ऑफ द एनुलर डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ठीक है भाई, ये इस तरह की डिस्क बनाई गई है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इधर की तरफ एक्सिस निकल रही है बाहर की तरफ, है ना, प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ एक्सिस निकल रही है और इसको घुमाया जा रहा है। अभी कितने से घुमा रहे हैं हम ये मान लेते हैं कि ओमेगा से घुमा रहे हैं, ओमेगा की वैल्यू को बाद में 2πf पुट कर देंगे। इनर रेडियस भी दे रखी है, आउटर रेडियस भी दे रखी है। पूछा क्या है? पूछा है मैग्नेटिक मूवमेंट। और इस तरह क्वेश्चन बिल्कुल हम नोट्स में लिखवाते हैं और ये वाली चीज़ लिखवाई जाती है कि आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट है और जो एंगुलर मोमेंटम है जिसको हम बोलते हैं क्या, गायरोमैग्नेटिक रेशो, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है Q/2m फॉर एनी यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, सारे के सारे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऐसा रहता है। अब क्या करेंगे? बहुत आसान है, L की वैल्यू को उठा के उधर ले जाएंगे और L क्या होता है सर? वो एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम को हम I ओमेगा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो Q/2m को हम लिख देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा। अब हमको बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है कि इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, जो कि एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। और इस स्टैंडर्ड क्वेश्चन के अंदर ये वाला, ठीक है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, इसका मास अगर टोटल मास m है, इसका इनर रेडियस कितना है R1 और इसका आउटर रेडियस कितना है R2, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है इस एक्सिस के अबाउट
m/2 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ठीक है, ये डिराइव करके नोट्स में लिखवाया जाता है और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला अधिकतर लोग इसको याद रख लेते हैं। सिलेंडर के लिए भी ऐसा ही है। ठीक है, एक बड़े सिलेंडर में से जब छोटा सिलेंडर हम निकाल लेते हैं, जेई एडवांस ने इसका एक बार यूज भी किया हुआ है, मैं आपको बता देता हूं। तो इस एक्सेस के अबाउट है ना, ये बिल्कुल एनुलर डिस्क जैसा ही है, अंदर की तरफ एक कैविटी जैसा बना दिया है। इसका रेडियस अगर r1 है और इसका रेडियस अगर r2 है, तो इसके अबाउट जब हम इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमाते हैं या इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, m/2 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। कैसे निकालते होंगे, अंदर वाले का मास मान लेते हैं m1, बाहर वाले का मान लेते हैं m2, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि m2 r2 स्क्वायर बाई 2 माइनस m1 r1 स्क्वायर बाई 2, दिस इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर यहाँ पे तो माइनस आ रहा है और वहाँ पर आप प्लस लिख रहे हो, आप तो गलत लिख रहे हो। नहीं नहीं बेटा, इसका भी एक कैलकुलेशन होगा। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि m2 की वैल्यू कितनी होगी, सर m2 की वैल्यू होगी सिग्मा इंटू, इधर की तरफ ले रहे हैं ना, डिस्क की तरफ ले लेते हैं पाई r2 स्क्वायर। बस हम उसको l से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे जो इसकी लेंथ होती है, राइट। यहाँ पर हो गया ये वाली बात। और m1 की वैल्यू कितनी होगी, सर m1 की वैल्यू होगी आपकी सिग्मा इंटू पाई r1 स्क्वायर। सिग्मा की वैल्यू, खुद की वैल्यू क्या होगी, सर सिग्मा की वैल्यू होगी m अपॉन जो भी एरिया अवेलेबल है। कितना एरिया अवेलेबल है, पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से अब आपको ये चीज़ दिख गई होगी। सर जैसे ही हम यहाँ पर m2 लिखेंगे तो वो r2 की पावर 4 हो जाएगा, जैसे ही हम m1 यहाँ पर लिखेंगे वो r1 की पावर 4 हो जाएगा, और जब वो r2 की पावर 4 माइनस r1 की पावर 4 आपस में सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बनने वाला है, r2 की पावर 4 माइनस r1 की पावर 4 क्या बनेगा बताओ, सर ये r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, राइट। ये देखो, ये जो r2 माइनस r1 स्क्वायर जो है वो सिग्मा वाले टर्म के अंदर नीचे आएगा, तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाने वाला है, कैंसिल, एंड फाइनली वी विल गेट द एडिशन ऑफ r2 स्क्वायर एंड r1 स्क्वायर। नाउ बैक टू द क्वेश्चन अगेन। अगर हम वापस से क्वेश्चन की तरफ चलें तो हमको यहाँ पर i की वैल्यू मिल चुकी है, सर ओमेगा की वैल्यू हमको पता है, तो हम जैसे ही यहाँ पे पुट करेंगे बच्चों तो अपना आंसर आने वाला है a। तो आपको ये डिस्कशन हमारा यहाँ पर तहलके वाला डिस्कशन जो बहुत ही शानदार तरीके से किया गया है सभी फैकल्टीज़ के द्वारा, मेरे द्वारा, आप यहाँ पे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। ओके, टेक केयर।